मुस्लिम कवि ने गीत गाया है, मुझे ना बांग्लादेश चाहिए ना पाकिस्तान चाहिए, मुझे मेरा पुराना हिंदुस्तान चाहिए। भारतवर्ष के कवि ने कहा है, पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक उसका ही हो गया सारा आकाश। भारत के सांस्कृतिक राजदूत आसान नहीं होता है। जब अंग्रेजी साम्राज्य में कहा जाता था इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतवासी की तुलना कुत्ते से कही जाती थी। जिन कारणों से दुनिया ने हमको जगतगुरु कहा और जिन कारणों से दुनिया ने हमको सोने की चिड़िया कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी कि भारत के 7,32,000 गाँव में शिक्षा की समुचित और संपूर्ण व्यवस्था है। आगे एडम स्मिथ लिखता है, आगे की शिक्षा का प्रबंध इन ग्राम पंचायतों के पास है, उसमें से 1,32,000 गाँव पाकिस्तान में है। कॉन्वेंट का अर्थ भारत का 99% आदमी नहीं जानता। आधी अंग्रेजी आधी हिंदी पढ़ी हुई महिलाओं को शिक्षिका बना करके ये तमाशा शुरू हुआ। तमाशे के हम तल्लीन हो गए। पड़ोसी के 98% आए, तेरे 90 क्यों आए? जान खाए जा रहे हैं माँ बाप। अध्यक्ष जी के द्वारा कॉमनवेल्थ सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा हम सब उनके कार्यकर्ता एक साथ हो जाएं और अपने गुरुदेव का पुष्प अर्पित कर दें। भारतवर्ष के कवि ने कहा है, पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक उसका ही हो गया सारा आकाश। भारत के सांस्कृतिक राजदूत स्वामी विवेकानंद अमेरिका की धरती पर जब पदार्पण किया, जब बहुत बड़े हाल में बैठे जिसमें हजारों लोग थे, 6 बीमारियां थी उनको, चेहरा काला पड़ गया था। मंच की ओर से जब उनका नाम पुकारा गया, जब वो उठकर चले, 4-5 लोग उनको पकड़कर चले, आंख बंद करके उन्होंने ध्यान किया, मेरे गुरुदेव अर्थात रामकृष्ण परमहंस का ध्यान किया। 100 कदम चलने के बाद, मंच पर कदम रखने के बाद चेहरा जगमगा उठा। स्वामी जी का आत्मविश्वास जग गया और विश्व धर्म सम्मेलन में पहला वाक्य उनके मुंह से निकला, मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों। ये एक वाक्य निकलने के बाद ही सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वामी जी समझ नहीं पाए कि बात क्या हो गई। कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब उन्होंने पूछा कि पहले वाक्य पर ही ताली क्यों बजी, तो लोगों ने कहा, आप भारत से आए हैं, आपका संदेश भारत की मिट्टी का संदेश है। आपने पहले बहनों का फिर भाइयों कहा। ये विवेकानंद को पता नहीं था। ये तो भारत की धरती पर वैसे ही है, बहनों का सम्मान पहले रगों में समाया हुआ है, दिल दिमाग में समाया हुआ है। मातृशक्ति का सम्मान भारत की परंपरा में है। उसके बाद वो 2-2.5 साल वहां पर रहे। गए तो 10-5-15 दिन के लिए थे। तो भारत की जनता ने उनको भारत के सांस्कृतिक राजदूत कहा है। पराधीनता के कालखंड में स्वामी विवेकानंद का वहां जाना, विभिन्न आपत्तियों के बीच जाना, पासपोर्ट खो गया, एक डब्बे में रात भर ठंड में ठिठुरते रहे, एक अंग्रेज महिला के घर रहे, उस महिला के प्रयास से उनको प्रवेश मिला। ये सारी आपत्तियां विपत्तियां सहने के बाद एक विश्व विजय का, भारत की विजय का
भारत की धार्मिक विजय की पताका उन्होंने दुनिया में फहराई। आसान नहीं होता है। जब अंग्रेजी साम्राज्य में कहा जाता था इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतवासी की तुलना कुत्ते से की जाती थी। उस समय स्वामी विवेकानंद का अमेरिका की धरती पर कदम रख करके और सारे संसार के धर्मों को आश्चर्यचकित कर देना ये छोटा काम नहीं था, ये एक देवदूत का ही काम था। विवेकानंद की जीवनी बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। कहाँ पैदा हुए, क्या हुए, आगे कहाँ गए, ये आप सब जानते हैं। आप में से बहुत लोगों ने स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा होगा। मैंने 10 वॉल्यूम पढ़े हैं, तो उसको बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह बताना है कि इस जयंती पर क्या संदेश होना चाहिए। थोड़ा पीछे लौटते हैं। यद्यपि पीछे लौटना कोई जीवन की सार्थकता नहीं है, लेकिन मेरा पीछे लौटना कुछ और है। हिंदी के 3 शब्द होते हैं। एक अवलोकन। अवलोकन का मतलब है मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। एक सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का अर्थ है सिंह जब चलता है तो चलता तो आगे को है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। उसका स्वभाव है कि कहीं पीछे से कोई आपत्ति तो नहीं आ रही। और तीसरा शब्द है विहंगावलोकन। उसको छोड़ देते हैं, वो एक लंबा विषय है, अखिल ब्रह्मांड से संबंध रखता है। आज चर्चा हम सिंहावलोकन की करेंगे स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में। मैं पीछे लौटना चाहता हूं उन कारणों की ओर जिन कारणों ने भारत को दुनिया का जगत गुरु कहा, जिन कारणों से दुनिया ने हमको जगत गुरु माना। मैं खोजना चाहता हूं उन कारणों को जिन कारणों से दुनिया ने हमको सोने की चिड़िया कहा। वो कौन से कारण थे? हम प्रार्थना पत्र लेकर नहीं गए थे कहीं कि हमको सोने की चिड़िया कहो, हमको जगत गुरु कहो। दुनिया ने कहा, दुनिया ने माना है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 200-400 साल पहले पुरानी बात है। संसार ने माना। आखिर कौन से कारण थे? कारण बहुत सरल थे। भारत की ऋषि, जिन कारणों से दुनिया ने हमको जगत गुरु कहा और जिन कारणों से दुनिया ने हमको सोने की चिड़िया कहा, भारत की ऋषि संस्कृति के कारण दुनिया ने हमको जगत गुरु कहा और भारत की कृषि संस्कृति के कारण दुनिया ने हमको सोने की चिड़िया कहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात का पता लगाने के लिए एडम्स स्मिथ को भारत भेजा। एडम्स स्मिथ ने 14 साल तक भारत का भ्रमण किया और 14 साल भ्रमण करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी। जो बात बता रहा हूं सुनते रहिए, सो न जाइए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी कि भारत के 7,32,000 गांवों में शिक्षा की समुचित और संपूर्ण व्यवस्था है। आगे एडम्स स्मिथ लिखता है, आगे की शिक्षा का प्रबंध इन ग्राम पंचायतों के पास है। उसमें से 1,32,000 गांव पाकिस्तान में हैं। यह भी भारत की जनता के लिए बहुत महत्व का विषय है। इसका समाधान बताया एक मुस्लिम कवि ने। मुस्लिम कवि ने गीत गाया है, मुझे ना बांग्लादेश चाहिए ना पाकिस्तान चाहिए, मुझे मेरा पुराना हिंदुस्तान चाहिए। भारत की सारी जनता को हिमालय से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक ये गीत गाना चाहिए। एक ही उपाय है, ना मुझे बांग्लादेश चाहिए ना पाकिस्तान चाहिए, मुझे भारत का पुराना हिंदुस्तान चाहिए। ये गीत पूरे हिंदुस्तान को गाना चाहिए। अखंड भारत की कल्पना इस मुस्लिम कवि के गीत में है। तो 7,32,000 गांवों में शिक्षा की समुचित संपूर्ण व्यवस्था है और आगे की शिक्षा का प्रबंध ग्राम पंचायतों के पास है। उसके बाद मैकाले को भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मैकाले चालाक आदमी था। उसने यहाँ 4-5 साल भ्रमण करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि एडम्स स्मिथ की रिपोर्ट एकदम सही है। ये 7,32,000 विद्यालय इलीगल घोषित कर दिए जाएं, इनकी जगह पर कॉन्वेंट खोले जाएं। अब टहलिए मत, बैठ जाइए। यहीं से सारी खुराफात शुरू हुई
और भारत के अंदर जो शिक्षा में द्वंद्व मचा वो आज तक संभालने में आया नहीं। कॉन्वेंट का अर्थ भारत का 99% आदमी नहीं जानता। कॉन्वेंट का अर्थ है कि इंग्लैंड में 70% बच्चे वो हैं जिनके माता पिता का कोई पता नहीं है। वहां की भाषा में उसको बास्टर्ड कहते हैं, हिंदी में उसको अवैध संतान कहते हैं। मैं गांव का रहने वालों को क्या कह दूंगा आप भी जानते हैं। उनकी शिक्षा का, रहने सहने का, खाने का प्रबंध ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है। उन सेंटर्स को कॉन्वेंट कहते हैं और उस कॉन्वेंट सेंटर्स का प्रबंधन उन नंस के पास है जो वहां की सन्यासिनी कहलाते हैं, जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, बच्चे पाले नहीं, बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाया, बच्चे की कभी देखभाल नहीं की, उनके जिम्मे सारा प्रबंधन गया। उन सेंटर्स को कॉन्वेंट कहते हैं। वो सारी प्रणाली भारत के अंदर लाई गई। सारा तमाशा यहीं से शुरू हुआ। वो 7,32,000 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय थे। बच्चे का खेलना, पढ़ना, अध्यापक और बालक और बालिकाएं संग साथ चलना, समझना, सोचना, उस शिक्षा का उद्देश्य था। कॉन्वेंट के माध्यम से 10 साल के बच्चे को गुड्डा बना करके, एक बेल्ट पहना करके, जूता मोजा पहना करके, ना हंस सके, ना रो सके, ना खेल सके, ना कूद सके, 8 किलो का बस्ता उसके ऊपर लाद करके 2 कमरों के अंदर 25-25 रुपया दे करके एक आधी अंग्रेजी आधी हिंदी पढ़ी हुई महिलाओं को शिक्षक बना करके ये तमाशा शुरू हुआ। तमाशे के हम तल्लीन हो गए, हम सम्मोहित हो गए। भारत की धरती की महान कमजोरी हमने दिखाई। और आज 1836 के बाद आज पौने 200 साल पहले 1836 था। आज जो दिखाई देता है कि ना हमारी शिक्षा कॉन्वेंट रही है, ना हमारी शिक्षा भारतीय रही है। स्वतंत्रता, स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात हम शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं दाएं बाएं भटक रहे हैं। बालक बालिका अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, उनको कोई राह नहीं मिल रही। हम कितना भी कहें 7-8 साल का परिवर्तन हुआ, जरूर अच्छा हुआ है और परिवर्तन अग्रसर की ओर है। उसके बाद भी आज भारत का बालक और बालिकाएं भटकते हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण 16-17 साल के बालक और बालिकाओं का आत्महत्या करना, 2 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की महिला के साथ बलात्कार के दृश्य देखना, सुना है कभी भारत में? ये सारा दृश्य कॉन्वेंट के कारण आया, लंबे समय तक ही चल रही। आपके मन में आता होगा कि आखिर इसका उपाय क्या है? उपाय यही था कि कॉन्वेंट को नहीं आना चाहिए था। हम कहीं आकर्षित हो गए। भारत की कृषि संस्कृति, मुगल काल में भी जीडीपी 40% थी जब हम पराधीन कहे जाते थे। अंग्रेजों के शासन काल में 24% थी, अब 6%। कहां है हम? दुनिया ने सोने की चिड़िया हमको कृषि संस्कृति के कारण कहा। भारत के 90% लोगों को पता नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कोरोना को, जिसने भारत की जनता को भारत की रसोई के पास ला दिया। 90% बीमारियों का इलाज भारत की रसोई में है, हम वो भूल गए। वो चाउमीन, दुनिया भर का बवाल जो बाजार में आता है, आप यहां भी ला रहे हैं। इससे बच्चों को अगर नहीं बचाया, बच्चे बीमार होते चले जाएंगे। मां का दूध जो बच्चा पीता था, मां का दूध छूट गया। ये सारी चीजें अनर्थकारी होती चली गई और हम कहीं ना कहीं खो गए। और खोते खोते यहां तक खो गए, ना भारतवासी बचे ना अंग्रेज बचे। हम एक बीच का हिस्सा हम बन गए। उस बीच के हिस्से की कोई परिभाषा नहीं दी जाती। मुझे पता है 3 साल पहले लखनऊ का एक लड़का अपनी दादी से कहकर गया कि मुझे खांसी हो गई है। डॉक्टर के पास गया, 2-3 दिन दवा ली तो कोई इलाज हुआ नहीं। पैसा घर में बहुत था। दिल्ली गया, किनका भैया दिल्ली जाओ, दिल्ली वाले डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। आपने कभी डॉक्टर को हंसते नहीं देखा होगा। यहाँ कोई बैठा हो तो नाराज मत हो जाना। ये गए, खांसी तो पहले ही थी। डॉक्टर ने आला लगाया सीने पर कि खांसो, खांसी पहले थी।
और आला रख दिया, एक दवाई लिखी और कहा तुमको ब्रोंकाइटिस हो गया है। काली खांसी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। कुछ दवा लिखी अपने भतीजे की दुकान से लेने के लिए। 30 दिन में 10 बार गया, हर तीसरे दिन जाता था। अपनी दादी से कहा, दादी 30,000 रुपए खर्च हुए, 3 महीने का समय लगा, लेकिन खांसी ठीक हो गई। दादी हंस दी। दादी ने कहा, बेटा मैंने कहा था कि फिटकरी तवे पर भून लेना, उसमें शहद मिला करके दिन में 4 बार चाट लेना, पानी मत पीना, इतना ही परहेज है, खांसी 3 दिन में ठीक हो जाती है। वो दादी की बात हमने नहीं मानी। अब तो दादी है ही नहीं। भारत की जनता को दादा दादी से जुड़ना पड़ेगा। भारत की जनता को नाना नानी से जुड़ना पड़ेगा अगर स्वामी विवेकानंद को जिंदा रखना चाहते हो तो। जून का महीना बच्चों का नानी का घर होता था, कहां है? महिलाएं नाराज ना हो। एक समस्या ये मॉडर्न महिला हो गई है। मॉडर्न महिला बहुत बड़ी समस्या हुई है। मॉडर्न महिला अपने लड़की उनकी कहकर गई, अम्मा मैं पढ़ने जा रहा हूं, 1 घंटे में आ जाऊंगी। मानो उसको देर हो गई, 10-5 मिनट देर हो गई। लड़कियों की भी आजकल मित्र होते हैं, कोई बुरा भी नहीं है। उसको थोड़ी देर हो गई, मॉडर्न माँ दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। आधा हिस्सा तो ठीक है, बेटी की चिंता माँ को रहेगी। जैसे दरवाजे पर बेटी ट्यूशन पढ़ के आती है, कहती है इतनी देर कैसे हो गई, वो घबराहट में पूरा झूठ बोलेगी। आप कहेंगे आपकी सलाह क्या है? मेरी सलाह, मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, मैं अनमैरिड हूं, मैं प्रचारक हूं, लेकिन मैं मनोविज्ञान जानता हूं। मेरा कहना यह है कि उस बेटी को आने दीजिए, वो आएगी, पानी पिएगी, चाय पिएगी, खाना खाएगी, आपके साथ ही बिस्तर पर सोएगी। जब उसकी आंखों में नींद भरने लगे तब पूछना चाहिए, बेटा देर कैसे हो गई? पूरा सत्य बोलेगी। इसी को नार्को टेस्ट कहते हैं। नींद में सत्य बोलता है। नार्को टेस्ट नींद में ही कराया जाता है। उस बालिका का हृदय जी इतना नहीं चाहते, उपदेश देते हैं। वी हैव नो राइट टू टीच और प्रीच, वी आर ओनली टू ट्रांसमिट। हमें किसी भी बालक बालिका को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम संभालना चाहते हैं बच्चों को तो हमें उससे प्रेरित करना चाहिए। यही मॉडर्न माँ, इसका 10 साल का बच्चा तथाकथित कॉन्वेंट में पढ़ने जाता है। 12 बजे उसके आने का समय है। बच्चा जब भी स्कूल से 10 साल का बच्चा आएगा तो पहले माँ के कपड़ों से लिपटता है। हमने देखा होगा, फैशनेबल माँ कपड़ों से बच्चा लिपटे तो उसको हटा देती है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। संतान से ज्यादा कोई प्यारी चीज हो सकती है क्या? बच्चा जब माँ के कपड़े गंदे करता है तो सौभाग्य मानना चाहिए। हमने ऐसी माएँ देखी हैं जो टट्टी पेशाब भी माँ के ऊपर ही कर देते थे, माँ कभी नाराज नहीं हुई। तो पहले माँ से लिपटता है, लेकिन माँ क्या कहती है? आगे बेटा आगे, चलो जूते उतारो, मोजे उतारो, बस्ता उतारो, हाथ मुंह धो, खाना खाओ, सो जाओ, फिर होमवर्क करना। जिस 10 किलो के बस्ते से लद कर आ रहा है, बोझ बनकर आ रहा है, उसी को हमने लाद दिया फिर से होमवर्क करना है। ना उसको ठीक से नींद आती है। आप कहेंगे कहना क्या चाहिए? कहना ये चाहिए कि जब वो आपके कपड़ों से लेट पड़ा 2-4 मिनट लिपटेगा, कहा बेटा भूख लगी होगी, वो कहेगा हाँ लगी है। खाना खाने के लिए क्या करना पड़ता है? वो अपने आप ही कहेगा जूते उतारने पड़ते हैं, मोजे उतारने पड़ते हैं, हाथ धोने पड़ते हैं। भरपेट उसको खाना खिलाइए जिससे गहरी नींद आए। जब नींद से जग जाए तो कि बेटा खेलने का मन हो रहा होगा, वो कहेगा हाँ, क्योंकि बच्चे का मन खेलने का है। कहे बेटा थोड़ा पढ़ लो तब खेलना। पहले बच्चे के मन की बात करनी चाहिए, तब बालक आपका बनेगा। उपदेश देने से बालक आपका नहीं बनेगा। ये कॉम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल, प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली, पड़ोसी के 98% आए, तेरे 90 क्यों आए? जान खाए जा रहे हैं माँ बाप। बालकों को संभालिए। आपका बच्चा अगर कुछ भी नहीं पढ़ेगा, मेरी गारंटी इस माइक से, वो ढोलक बजाना भी सीख जाएगा तो नोबेल पुरस्कार लेकर आएगा। और ये हुआ है। एक तबला वादक, ये जो बड़े बाल वाला तबला वादक है, क्या नाम है? क्या हुसैन है? वो कहता है जब मुझे कोई उस्ताद कहता है तो मुझे बड़ा संकोच लगता है, मैं उस्ताद कहलाना पसंद नहीं करता। कोई भी संगीतकार अपने को उस्ताद कहलाना पसंद नहीं करता, वो इतना सम्मान अपने आप में रखता है। तो एक तबला वादक पासपोर्ट ऑफिस में गया,
जब सारे कागज पूरे हो गए तो पोस्ट ग्रेजुएट क्लर्क उसने कागज पूरे करने के बाद उसके सामने कागज बढ़ाया, पेन बढ़ाया कि सिग्नेचर करो। उसने अंगूठा बढ़ाया तो क्लर्क ने कहा विदेश जाओगे? और अनपढ़ों ने कहा विदेश तो मैं ही जाऊंगा। आप नहीं जा सकते, आप पोस्ट ग्रेजुएट जरूर हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं, मैं पढ़ा नहीं हूं, विदेश तो मैं ही जाऊंगा। वो क्लर्क पूछता है आपकी सफलता का रहस्य क्या है? तो बोला तो टूटी फूटी हिंदी में होगा, लेकिन अंग्रेजी में छपा है मंथन नाम की पत्रिका में, आपके काम की बात है। वो कहता है डोंट बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। ऐसे मत बनो कि सब जगह टांग फंसाए रखो। यहां भी मंच पर उछलते रहते हैं लोग, बैठ नहीं पाते कुर्सी पर ठीक से, कभी वहां घूमेंगे कभी वहां, शांति नहीं है मन में। ऐसे मत बनो कि सब जगह टांग फंसाए रखो और एक भी विधा में निपुण ना हो पाओ। तो कैसे बनो? बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। लोक व्यवहार तो निभाओ, लेकिन एक राह में निपुण, जो आपकी राह आपके हृदय से मिलती है। मन जो कहे वो करो, ये भारत का विधान है। भारत में कभी काम की प्रतिस्पर्धा नहीं हुई, जिसके मन का जो काम मिला। अंग्रेज ने यही धूर्तता यहां की है। अंग्रेज जब आया तो उसने पूरी मैपिंग की है। उसने देखा भारत का एक लुहार अपने बेटे को भी जंजीर बनाना सिखा रहा है, पड़ोसी के बच्चे को भी जंजीर बनाना सिखा रहा है, कोई फीस नहीं लेते। तो अंग्रेज ने कहा ITI खुलेगा, टर्नर और फिटर, उसमें जंजीर मोड़ी जाएगी और फिट की जाएगी। मोड़ तो दी, अब जब फिटर के जब भेजा तो 6 महीने जमा पड़ी है। जो जंजीर लोहे के लोहार की दुकान पर तैयार होती थी, मजबूत जंजीर, उसकी 2 ITI खोलती, फीस लगेगी। देखने सुनने में उस समय कैसा लगा हो मुझे पता नहीं, लेकिन सारा तमाशा यहीं से शुरू हुआ। सब कारीगरी गांव में ही होती थी। भारत के समाज ने सुई से लेकर के और सब कुछ भारत के अंदर बनाया है, सब कुछ। भारत का आदमी कहीं व्यापार करने नहीं गया, दुनिया यहां आई है व्यापार करने, लूटने आई है। इस बात की सजगता का प्रमाण स्वामी विवेकानंद ने दिया है दुनिया में घूम करके। मस्तक झुकाने स्वामी विवेकानंद का केवल एक शब्द से, मेरे अमेरिका के बहनों भाइयों, इसी शब्द से दुनिया ने माना कि भारत की भी कोई संस्कृति के प्रकृति है। इस प्रकृति का लोहा संसार ने माना। और इतना ही नहीं, जब वो अमेरिका से वापस आए, जो बंदरगाह पर उतरे, वहां के राजा ने स्वागत किया। और फिर तो स्वागत ही स्वागत हुआ दुनिया में। हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया दुनिया ने कहा, मानना पड़ा। अपने संस्कार पर, अपने विचार पर, अपने व्यवहार पर जब हम गर्व करते हैं, दुनिया के जाकर झुकते हैं, तब जाकर के दुनिया हमारे सामने आती है। अपनी मिट्टी से प्यार। अभी किसी ने गीत गाया था, भारत को मातृभूमि केवल हमने कहा है, भारत को मां केवल हमने कहा है, मातृभूमि कहा है। छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। ये बहुत सारी चीजें अपने जीवन में धीमे धीमे सही लानी पड़ेंगी। और भारत की जो कृषि संस्कृति है, इसको संभालना पड़ेगा। 90% बीमारियों का इलाज भारत की रसोई में है, बाजार जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, आपके कार्यक्रमों में भी तमाशे होने लगे, मंच पर भी खाना पीना चलता रहता है, वहां चाय चलती रहती है, ना कोई एकाग्र होकर बैठता है, ना सुनता है, ना समझता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हम कुछ और ही कर रहे हैं, कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। मन कहीं है, तन कहीं है, हम तमाशा सा देखने आ जाते हैं। इससे बचना चाहिए। तमाशा तमाशे की जगह होता है, ये सर्कस नहीं है। सर्कस में कहीं भी उछलने लग गए वो ठीक है, कार्यक्रम में तो हम ठीक ठाक 2 घंटे भी अगर नहीं बैठ सकते। ये तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपना मन काबू में है कि नहीं है। मन को काबू रखना, तन को काबू रखना। आप कहेंगे आप माइक से ये उपदेश दे रहे हैं क्या? उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। मैं अपनी 3-4 विशेषताएं आपको बता रहा हूं। 68 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं दवा का स्वाद नहीं जानता। मैंने किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाई, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, मुझे ठोकर आज तक नहीं लगी है। और महिलाएं बैठी क्षमा याचना करके कह रहा हूं, आज तक खड़े होकर पेशाब नहीं किया। हम देखते हैं ना कार्यक्रम, लाइन लगी रहती है, संकोच नहीं लगता कुछ भी। इस बात पर विचार करना चाहिए। और आज तक चश्मा नहीं लगा, ना पढ़ने का ना देखने का। अखबार भी बिना चश्मे पढ़ता हूं।
ये कोई मेरे अन्न करिश्मा नहीं है। पानी कब पीना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, रोटी एक खाएंगे, पानी का गिलास 3 पी लेंगे। अध्ययन छूट गया। भोजनांते विषमवारी भोजन मध्य बलप्रदम। संस्कृतकारों ने कहा है कि भोजन के अंत में जल विष के समान होता है। मैंने बहुत लोग देखे, मैं घरों में जाकर टोकता नहीं हूँ इसलिए बुरा ना मान जाए। 2 रोटी खाएंगे, 6 लोटा पानी पी लेंगे। पता ही नहीं है पानी कब पीना चाहिए। जब सवेरे पीना चाहिए तब पीते नहीं है, तब लोटा भर चाय पीते हैं। तो खैर ये मैं विज्ञान की बात नहीं बता रहा। कहने का मतलब है कि भारत की प्रकृति, भारत की संस्कृति, भारत का साहित्य, विवेकानंद ने दुनिया में घूमने के बाद सारी चीजें यही बताई हैं। विवेकानंद ने भारत की संस्कृति को अद्भुत बताया है। वो झुके नहीं, दुनिया उनको झुकाने चली थी लेकिन वो नहीं झुके। और दुनिया ने हमको जगत गुरु इन्हीं कारणों से कहा। थोड़ी चीजें और है आपके लायक, कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा, पीछे लौटना पड़ेगा। पीछे लौटते लौटते देखना ही पड़ेगा। बच्चों को समझाया बहुत जा रहा, समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। बच्चा बेचारा गर्दन झुकाए सुनता रहता है। और दुनिया में 2 प्रकार के लोग बड़े भाग्यहीन होते हैं। एक वो जिसके घर में मेहमान नहीं आता, मेहमान आता ही नहीं, काहे का घर है, शमशान घाट है घर। और आजकल तो मेहमानों ने भी तय कर लिया है, आते बाद में कहते हैं भैया चाय वाय पी जाए, जल्दी जाएंगे, आता ही नहीं मेहमान। और दूसरे वो भाग्यहीन है जिसके 10 20 50 मित्र नहीं है। संस्कृतकार कहता है अलसस्य कुतो विद्या विदस कुतो धनम अधनस कुतो मित्रम अमित्रस कुतो सम। मित्र विहीन कभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। वो दाएं बाएं सुख ढूंढता है, जहां सुख नहीं है अंत में दुख ही मिलता है। मित्र विहीन व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, अंत में भी 4 की जरूरत पड़ती है, वो तो बना के रखो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक विदेश में अपना काम करने गए थे, उनका नाम था लक्ष्मणराव भिड़े। वो अपने मित्र के यहाँ ठहरे अमेरिका में। तो उन्होंने, अब मित्र ने 10-5 पड़ोसी और कुछ अपने नाते रिश्तेदार, अपना बेटे बेटी पत्नी को बैठाया। 23 साल के बेटे ने पिता से पूछा आज कोई खास बात है, हम क्यों बैठे हैं। पिता ने कहा कोई खास बात नहीं, ये भाई साहब आए हैं भारत से, इसलिए सब चाय पर बैठे हैं। उस लड़के ने कहा अपने पिता से आई एम वेरी हैप्पी स्टिल आई एम मिसिंग थिंकिंग। मैं बहुत खुश हूं लेकिन मैं खोया खोया रहता हूं। तो पिता ने तो नहीं पूछा, लेकिन उन जाने वाले सज्जन ने पूछा लक्ष्मणराव भिड़े ने, व्हाट आर यू मिसिंग। उन्होंने कहा मैंने जब कार मांगी मुझे कार मिली, मेरी पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन मुझे शांति नहीं है। मैं पहली बार देख रहा हूं, मेरी उम्र 23 साल है, मेरी बहन की उम्र 18 साल है, पहली बार कोई बैठा है हमारे घर के अंदर। क्या हम अमेरिका बनना चाहते हैं? 2.5 लोग घर में, कभी घर में आता है मेहमान? तो भिड़े जी ने उनकी नब्ज पकड़ ली, अपने साथ ले गए बेटे को। वो दीवाना हो गया भिड़े जी का। कई देशों के अंदर उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम के लिए प्रचार किया, बालक का मन जीत लिया। बालक भगवान का रूप होता है, उपदेश न दीजिए उसको। बालक पूजा करने लायक होता है, मैं नहीं कहता आरती होता। और ये कहने का मतलब ये, डांटने का अधिकार उसको होता है जिसका प्यार होता है। बच्चा डांट उसी की सुनेगा, केवल माँ है इसलिए सुनेगा और बाप है इसलिए सुनेगा। अधिकार पूर्वक आप नहीं डांट सकते। मैं मेरठ का रहने वाला हूं। मेरठ के अनपढ़ आदमी ने धर्म के लक्षण बताए हैं। वहां की बोली में हरियाणवी बोली है, दिल से दूर कपट करके 10 लक्षण धार धर्म के। धर्म के 10 लक्षण धारण करने के लिए प्री कंडीशन है कि पहले कपट दूर करो, मन में कुछ है बोलते कुछ है। और आगे की लाइन और गजब की है, माता पिता तो जन्म देनिया साथी नहीं कर्म के, यू आर ओनली केयर टेकर। केवल बालक के सर पर हाथ रख दीजिए। विवेकानंद की जयंती वगैरह ये संकल्प हम नहीं करते हैं, तो विवेकानंद की जयंती मनाना बेकार है। विवेकानंद ने भावी पीढ़ी का ही विचार किया है। केवल सर पर हाथ रख दीजिए। मैं सच्ची कथा बता रहा हूं। 70 साल के एक सज्जन अपनी पोती को, 4 साल की पोती को लेकर दिल्ली के बाजार में घूमने जाते थे। लाल किले के मैदान से जब सड़क पार करते थे और मैदान की तरफ आते थे, तो दादा अपनी पोती की उंगली पकड़ लेते थे। ये पोती घर में आकर कहती थी कि ये बाबा बड़े डरपोक हैं, जब सड़क पार करते तो मेरी उंगली पकड़ लेते हैं।
21 साल तक की वो लड़की जब हो गई, उसकी सगाई हो गई। बाबा ने कहा बेटा तुम ही मुझे बचाती हो। जब उसकी सगाई हो गई तो बाबा ने कमरे में बंद किया 5 मिनट के लिए। पोती ने कहा बाबा क्या है? उन्होंने कहा बस 5 मिनट की बात है। बाबा ने कहा जैसे मैं जिया हूं, 17 साल तक तुमको संभाला, 4 साल की तुम थी, तुम कहती थी कि बाबा बड़े डरपोक हैं, तो मैं कहता था हाँ तुम ही संभालती हो। तुम्हारे बच्चे जब 21 साल के हो जाएंगे तब तक तुम वैसा ही व्यवहार करना जैसा मैंने किया। बच्चे का हौसला मत गिरने देना। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपका बालक एक अक्षर भी ना पढ़े, उसका मन मत गिरने दीजिए। वो कुम्हार बन जाएगा, लोहार बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। और ये ऐसे हैं। आगरा के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उसके एक सज्जन अमेरिका गए थे, अपने साथ 13-14 साल के बालक को ले गए थे जो पढ़ा लिखा नहीं था। कोई वैज्ञानिक एक गुत्थी को सुलझाने में 3 दिन लग गए। ये बालक पढ़ा लिखा नहीं था। इसने अपने डायरेक्टर से कहा कि सर मैं कुछ कोशिश करके देखूं। इन्होंने कहा तुम क्या करोगे, तुमको तो मैं वैसे ही ले आया हूं। ने कहा नहीं। 3 मिनट नहीं लगे, उस गुत्थी को सुलझा दिया। क्या पढ़े कितने को? पढ़ा नहीं हूं, गढ़ा हूं, पढ़ा नहीं हूं। भारत की धरती का दूध पी के आया हूं। भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। था भी। भारत का मनुष्य खड़ा होगा तो समाज भी बड़ा होगा। इन सारी चीजों को अगर हम नहीं समझे, हमारा संकल्प है वी आर गोइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द नेशन। हम राष्ट्र मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए खड़े हैं। हम छोटे मोटे लोग नहीं है। वी हैव डिवाइन पावर, वी आर डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। हम जगत नियंता के दिव्य वंश है। भारत भगवान का घर है। भारत की व्याख्या करते समय व्याख्याकार ने, मेरे जैसे लोगों ने कहा है, भारत धधकती आग है, भारत पिघलता हुआ ग्लेशियर है, भारत हिमालय की चोटी पर खिलता हुआ ब्रह्म कमल है, भारत महासागर की गहराई है, भारत एक बहता हुआ झरना है। झरना कहता है कि मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गॉन फॉर एवर। लोग आएंगे और प्यास बुझाकर चले जाएंगे, लेकिन मैं सदा सर्वदा प्रवाहित रहूंगा। हम जैसे लोग कहते हैं गवर्नमेंट में कम एंड गवर्नमेंट में गो बट दिस नेशन गोज ऑन फॉर एवर। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन राष्ट्र सदा सर्वदा प्रवाहित रहेगा। हम उस राष्ट्र के वासी हैं जिस राष्ट्र के पर विवेकानंद ने जन्म लिया था। धन है भारत। ऋग्वेद से लेकर फिल्म फेयर तक बहुत सारा साहित्य छपा है। दुनिया के अंदर इतना साहित्य नहीं छपा। उन सारे साहित्य का अध्ययन जितनी मात्रा में हम कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को संभालने का काम वही मनुष्य अच्छी तरह कर सकता है जो आने वाली पीढ़ी के बालकों के मन को समझने का काम करेगा। 75 साल की महिला वृंदावन के मेले में एक लड़का ठेले पर बेच रहा था शीशा का। ने कहा बेटा एक शीशा दे दो। शीशा दिया। ने कहा कितने का है? 5 रुपए का। नहीं रे 5 रुपए का इतना महंगा शीशा? मैं 55 साल पहले मेले में आई थी, 2 आने का शीशा मिलता है, इतना बढ़िया चेहरा दिखता था। शीशा कंगा बेचने वाला अनपढ़ लड़का था। ने कहा दादी 55 साल पहले बिना शीशे भी चेहरा अच्छा ही दिखता था, तुम्हारी उम्र 20 साल थी। उस अनपढ़ लड़के ने संदेश दिया पढ़ी लिखी दादी को, दादी दर्पण का दोष नहीं है, दृष्टि का दोष है। दर्पण माने परिस्थिति, दृष्टि माने आपकी नजर। कभी कभी ये नजर बहुत गड़बड़ करती है। मैं भी जो बोल रहा हूं अपने नजरिए से बोल रहा हूं। ये नजरिया बड़ी गड़बड़ करता है। नजरिया माने चश्मा। एक सज्जन की नजर कमजोर हो गई, वो चश्मे वाले के पास गए, भैया बड़ा कुछ कम दिखाई दे रहा है, चश्मा बना दो बड़ा दिखने वाला। चश्मे वाले ने बना दिया। ये अंगूर के ठेले पर गया, कि गुब्बारे क्या भाव दिए हैं? वहां झगड़ा हो गया ना, तुमको गुब्बारे दिखाई दे रहे, ये अंगूर हैं। फिर चश्मे वाले के पास गया, भैया बड़ी गड़बड़ होगी, छोटा दिखने वाला बनाओ। उसने छोटा दिखने वाला बनाया। मोटरसाइकिल से टकरा गए, खिलौना कहाँ से लाए हो? वहां भी झगड़ा हो गया। फिर गया, भैया गड़बड़ हो गई, एक तरफ का बड़ा दिखने वाला बनाओ, एक तरफ का छोटा दिखने वाला बनाओ। चश्मे वाले को मजा आ रहा था। बस में चढ़ने लगा। बस में बड़ी भीड़ थी। ड्राइवर के ठीक पीछे की सीट पर पहले नंबर पर एक पुरुष, दूसरे नंबर पर पुरुष, तीसरे नंबर पर एक महिला, और इधर छोटा दिखने वाला बना था। तो महिला छोटी दिख रही थी। उन्होंने कहा बेटा तुम पिताजी की गोद में बैठ जाओ, मुझे बैठने की जगह मिल जाएगी। उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो गया, हम पति पत्नी है, बाप बेटी नहीं है। ये चश्मा बड़ी गड़बड़ करता है, मैं नहीं लगाता हूं। तो नजरिया एक है, भारत का भी एक नजरिया है।
जिसको दृष्टिकोण कहते हैं हिंदी में, उस नजरिए को अगर आप पहचान लेंगे, भारत के नजरिए को, जीना है तो भारत के नजरिए से जीना, मरना है तो भारत के नजरिए से जीना, वरना जीना मरना इसी धरती से संबंध रखता है। सारी विरासत को संभालना, आने वाली पीढ़ी को इस देश के प्रति भक्ति का वरदान देना, बच्चों की उंगली पकड़ के चलना और बच्चों का हौसला बढ़ाना, ये सारा काम करना पड़ेगा। बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे मेरी बात सुन करके, खुश होना भी चाहिए। बहुत संकट है, बहुत उपदेश दे रहे हैं हम बच्चों को, बच्चे के अंदर की दुनिया को पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चे को 10, 20, 100, 50 रुपए देने से बच्चा खुश नहीं होता है। बच्चा माँ की गोद में खुश होता है, बच्चा पिता की उंगली पकड़ के खुश होता है। ऐसे पैसा तो बच्चे बहुत कमा लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अध्ययन अध्यापन का ध्यान रखिए, मातृशक्ति का सम्मान करना सीखा जाए। कुछ भी कह दिया, कैसे भी कह दिया, जो बोल दिया सो ठीक है, ये नहीं चलेगा। भारत की धरती पर एक संयम की भाषा है। संयम का व्यवहार अगर भारत की धरती पर चलेगा, हंसी मजाक मैं भी करता हूं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूं। हमारे यहाँ भी एक रोग लग गया, जब हम जैसे लोगों से भी पूछता है, ऐसे पूछेंगे बड़े गंभीर होकर के, भाई साहब क्या हाल है, ऐसा लगता है जैसे आदमी वेंटिलेटर पर है, सांस नहीं चल रही है, और बड़ा कुछ ऐसे पूछेंगे, बड़ा जैसे बुखार आ गया है। मैं इस तरह नहीं पूछता, मैं पूछता हूँ क्या हाल है, काया माया सब ठीक है। दुनिया में 2 ही क्लेश हैं, काया क्लेश और माया क्लेश। तो हमारे यहाँ संघ वाले कहते हैं कार्य माया से तो अपने को मतलब नहीं, मतलब सारा है, माया के बिना भी चलता नहीं है, झूठ न बोलिए। और काया से दुनिया चलती है। इस काया को संभालना और काया की ही चिंता रात दिन करते रहेंगे तो काया संभलेगी नहीं। उसकी ही चिंता रात दिन करेंगे तो भी गड़बड़ है। हर समय नींद भी नहीं आएगी। सुबह उठना है 4 बजे, रात में नींद नहीं आएगी 4 बजे उठने की बात करें। मैंने आज तक अलार्म नहीं लगाया, मैं तकिए से कहकर सो जाता हूं मुझे इतने बजे उठना, तकिया जगा देता है। तकिया माने अपना मन। तो थोड़ा सा मन को संभालना, अपना भी, नाते रिश्तेदारों का भी। कठोर वाणी बहुत दुख देती है, उस वाणी को भी संभाल के रखना। मृदु भाषा का उपयोग करना, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। एक कहीं ना कहीं सहज सरल स्वभाव ही सारी दुनिया को जीतता है। सरलता बहुत दूर तक का संदेश ले जाती है, लेकिन सजगता के भी ध्यान रखना पड़ेगा। सरलता और सजगता का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सजगता का मतलब चौकन्नापन नहीं कहता, सजगता एक अलग शब्द है। हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं, हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ अंग्रेजी में नहीं है। एक अंग्रेजी बोलने वाले लड़के को मैं एक फिल्म दिखाने ले गया मेरठ कैंट में, रंगीला। वहां पर एक डायलॉग आता है, मैं फिल्म देखता हूं, अपुन जाता है। मैंने इससे कहा मैं तुम अंग्रेजी बहुत, मैं तो अंग्रेजी से एमए हूं, मैं खुद अंग्रेजी से एमए हूं। मैंने कहा तुम अंग्रेजी बहुत बोलने की कोशिश करते हो, जानते हो नहीं। अपुन जाता है इसकी अंग्रेजी बताओ। मैं जाता हूं आई गो, वह जाता ही गोज, हम जाते वी गो, अपुन जाता है। अपुन गो तो नहीं होता कहीं। 10 शब्द है एक ही बात के। हिंदी बड़ी समृद्ध भाषा, संस्कृत उससे भी समृद्ध भाषा। संस्कृत को दुनिया ने माना है। ईश्वरी कृपा, ये भारत ईश्वर का घर है। वर्तमान में पिछले 7-8 वर्षों से भारत के प्रति भक्ति, भारत की भाषा, भारत का विधान संविधान, भारत का कीर्तिमान, ये थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ा। ज्यादा तो नहीं बढ़ा है, बढ़ा है। दुनिया के अंदर भारत की डुगडुगी बजे, ये हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन दुनिया भारत का सम्मान करेगी ही, ये हमारा संकल्प है। हम जबरदस्ती कराने वाले नहीं। तो इस सब की चीज को लेकर चलना पड़ेगा। बोलने को तो मैं कई घंटे बोलता रहूंगा और आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा। अब मेरे पास समय नहीं है। मैंने आपके सामने जो विचार रखे, मनोविज्ञान ये कहता है वक्ता की जो बात श्रोताओं को जच जाए उसकी विरासत हो जाती है। वक्ता का अपना कुछ रहता नहीं है। वैसे भी मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं फक्कड़ बंजारा हूं और आपके बीच में आने से ऐसा लगा जैसे बंजारे को घर मिल गया। थोड़ी सी हिम्मत जुटा रहा हूं। इतना सुनने के बाद कुछ बोलने का न तो मेरे पास कोई शब्द है और ना आत्मबल ही कर पा रहा हूं। सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा अगर मैं कुछ बोलूं तो। गुरुदेव के श्री चरण कमल को प्रणाम करते हुए
ईश्वर से वंदना करूंगा कि जितना गुरुदेव जी के मुखारबिंद से निकला है 2 लाइन ही मुझ में समाहित हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और 2 ही लाइन अगर आपके लिए समाहित हो जाए तो हम सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन जीना, जीवन की पूरी विषय शैली, दिशा दशा गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से हम लोगों ने लग रहा था जैसे सचित्र देख रहे हो। आशीर्वाद की कामना है। मैं अतृप्त रह गया, मैं तृप्त नहीं हो पाया, क्योंकि तृप्त हो जाने का मतलब शेष कुछ ना रह जाए। मैं जीवन भर आपको सुनने की अभिलाषा रखता हूं, इसलिए अतृप्त ही रहूंगा। ये मेरे लिए बेहतर भी है। तृप्त हो जाना तो अगर आपके हुनर में है दम तो आपकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे हम। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कविता या अन्य किसी भी विधा में है आपकी रुझान तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम सबका अपना मंच, सोशल मीडिया मंच, जन जन की आवाज।